इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 26 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में LSR भी कह सकते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम, कंप्लीट LSRA। ठीक है, सो लिंक स्टेट राउटिंग देखते हैं। इससे प्रीवियस हमने जो डिस्कस किया था वो था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अब हम देखते हैं लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है। Link state routing is a technique in which each router shares the knowledge of its neighborhood with every other router in the इंटर-नेटवर्क। जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में जितने नोड्स हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे डिस्टेंस वेक्टर में क्या हो रहा था, सिर्फ नेबरिंग नोड्स के साथ वो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे थे नोड्स आपस में। जो उसके बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स है ना, इमीडिएट नेबर्स जिसको कहेंगे, उसके साथ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही थी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। मतलब इंफॉर्मेशन कौन सी, जो राउटिंग टेबल में मेंटेन कर रहा है, हर राउटर का अपना राउटिंग टेबल मेंटेन है। ठीक है तो वो आपस में नेबर आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे थे। फिर जैसे नेबर्स ने कर लिया, फिर वो अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ कर रहे थे। तो कंप्लीट नॉलेज तो हर नोड के पास हो जा रही थी, लेकिन वो थ्रू नेबर्स हो रही थी। ठीक है, हर नोड के पास पूरे नेटवर्क की नॉलेज नहीं अवेलेबल थी इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है, हर राउटर, एक राउटर सिर्फ इमीडिएट नेबर्स के साथ नहीं इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहा है, यहाँ वो जितने भी और भी नोड्स हैं और भी राउटर्स हैं, हर राउटर के साथ वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। एक राउटर का जो टेबल है उसमें कुछ अपडेशन है तो वो फिर सबको वो कॉपी सेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी सबको दे दी जा रही है, बाकी सब राउटर्स को भी। तो वो भी फिर उसके बेसिस पे अपने राउटिंग टेबल्स को अपडेट कर ले रहे हैं। ठीक है नाउ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है टू अंडरस्टैंड द लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम, वो हम देखते हैं यहाँ पे। द 3 keys टू अंडरस्टैंड द लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम। फर्स्ट है नॉलेज अबाउट द नेबरहुड, सेकंड है फ्लडिंग, थर्ड है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। नॉलेज अबाउट द नेबरहुड में देखते हैं क्या है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट्स राउटिंग टेबल, अ राउटर सेंड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेबरहुड ओनली। A router broadcasts its identities and cost of the directly attached links to other routers। सिर्फ हर नोड क्या एक्सचेंज कर रहा है, कंप्लीट राउटिंग टेबल नहीं, मतलब राउटिंग टेबल की कॉपी नहीं सेंड हो रही है। यहाँ पे सिर्फ जो नेबरहुड की इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। हर कोई अपने नेबरहुड की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली जो है हर एक राउटर के साथ उसको शेयर कर रहा है। ठीक है तो उसके जो डायरेक्टली अटैच्ड लिंक्स हैं एक नोड के, उनकी क्या कॉस्ट है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो शेयर की जा रही है। नाउ फ्लडिंग क्या होता है, ईच राउटर सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू एवरी अदर राउटर ऑन द इंटर नेटवर्क एक्सेप्ट इट्स नेबर्स। क्योंकि नेबर्स की ही जानकारी वो सेंड कर रहा है तो नेबर्स को तो ऑलरेडी जो है इंफॉर्मेशन पता ही है। ठीक है, क्योंकि इमीडिएट नेबर्स की तो जानकारी ले ही रहा है टाइम टू टाइम, बट बाकी राउटर्स तक वो इंफॉर्मेशन सेंड कर दे रहा है एक्सेप्ट नेबर्स। ठीक है, मतलब नेबर्स की ही इंफॉर्मेशन है तो नेबर को क्या सेंड करनी, नेबर के पास तो ऑलरेडी है वो अपडेशन। तो ये बाकी राउटर्स के साथ भी उनको उस इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है। यहाँ पे हर राउटर अपने नेबरहुड की सारी इंफॉर्मेशन हर एक के साथ शेयर कर रहा है। क्योंकि हर एक के साथ शेयर हो रही है, इसी प्रोसेस को फ्लडिंग कहा गया है। This process is known as flooding. Every router that receives the packet sends the copies to all its neighbors। हर राउटर जो पैकेट को रिसीव करता है तो उस पैकेट की जो कॉपी है वो हर नेबर तक सेंड हो रहा है वो पैकेट। फाइनली ईच एंड एवरी राउटर रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन। सेम ही इंफॉर्मेशन हर राउटर के साथ एक्सचेंज हो जा रही है। बाकी इसको एक एक पॉइंट को भी बहुत डेप्थ में मत देखिए, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा। और ये थ्योरेटिकल जो है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है। ठीक है, सो इसके एक एक पॉइंट के टू मच डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बट क्योंकि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है तो मैंने ये पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं इसमें। इंफॉर्मेशन शेयरिंग अब देखते हैं।
A router sends the information to every other router only when the change occurs in the information. देखिए ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही है तो बार बार कॉपीज नहीं सेंड की जा रही है, जब कोई नई चेंज हो रही है, ठीक है, तो सिर्फ वो नया जो अपडेशन है, नया इंफॉर्मेशन है, वो सेंड किया जा रहा है, उसकी फ्लडिंग की जा रही है, ठीक है, बाकी राउटर्स तक। नाउ लिंक स्टेट राउटिंग की टू फेजेस है, फर्स्ट है रिलायबल फ्लडिंग एंड सेकंड है रूट कैलकुलेशन। रिलायबल फ्लडिंग में क्या हो रहा है, इसमें दो स्टेट्स हैं, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल स्टेट में क्या हो रहा है, ईच नोड नोज द कॉस्ट ऑफ इट्स नेबर्स। बिल्कुल इनिशियल में तो क्या हो रहा है, नेबर की जानकारी है, अभी तक क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होना शुरू नहीं हुआ। सपोज ये एक नोड है, इसके ये नेबर्स हैं, तो इनकी जानकारी है, हर एक को अपने नेबर की जानकारी है, बट उसके बाद के जो नोड्स हैं उसकी जानकारी, जैसे इन नोड्स की जानकारी इसको नहीं होगी इनिशियली। वो जब इंफॉर्मेशन ये इससे इंटरचेंज करे, सब इंटरचेंज होते होते फाइनली तो हर एक नोड को कंप्लीट की नॉलेज हो जाएगी। अब फाइनल स्टेट क्या है, ईच नोड नोज द एंटायर ग्राफ की नॉलेज हो जाती है हर एक नोड को, क्योंकि इधर फ्लडिंग हो रही है। और डिस्टेंस वेक्टर में क्या हो रहा था, सिर्फ इमीडिएट नेबर से इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही थी, कोई भी अपडेशन फिर वो नेबर अपने नेबर को कर रहा था। बट यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी चेंज हो रही है तो हर एक राउटर तक इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, इसीलिए ये यहाँ फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट उधर नहीं था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। उधर सिर्फ अपने इमीडिएट नेबर के साथ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही थी, बट यहाँ पे नेबर के साथ तो हो ही रही है, बट नेबरहुड में कोई इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज है तो वो तो ऑलरेडी नेबर को तो पता ही है, इसलिए नेबर को वो चीज़ नहीं अपडेट की जा रही है। नेबरहुड में जो चेंजेस हुए हैं वो फिर बाकी राउटर्स तक बता दी जा रही है। फाइनल स्टेट में क्या होता है, हर एक नोड को एंटायर पूरे ग्राफ की नॉलेज हो जाती है। तो ये तो हो गया रिलायबल फ्लडिंग। रूट कैलकुलेशन क्या है, ईच नोड यूजेस डिजस्ट्रास एल्गोरिदम, इसको डिजस्ट्रास बोल दीजिए। देखिए के अकॉर्डिंग टू मी मैं तो के साइलेंट रखूंगी इसको, डिजस्ट्रास कोई डिजकस्ट्रा बोल सकता, कुछ भी बोलिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, बट बेटर होता है कि सही प्रोनाउंसिएशन हो। बाकी इसको आप अपने लेवल पे सर्च कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी मैं इसे डिजस्ट्रास एल्गोरिदम बोलूँगी, के यहाँ साइलेंट रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आप चाहे डिजकस्ट्रा बोलिए, डिजस्ट्रा बोलिए, जो आपका मन है, लेकिन एल्गोरिदम समझ आना चाहिए, ठीक है। नाउ ईच नोड यूजेस डिजस्ट्रास एल्गोरिदम ऑन द ग्राफ टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल रूट्स टू ऑल नोड्स। देखिए यहाँ पे रूट कैलकुलेशन के लिए, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ या ऑप्टिमल पाथ जो कैलकुलेट होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए, बीच में बाकी भी नोड्स हैं, ठीक है। सपोज ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन है, बट बाकी भी नोड्स है, तो जो बहुत सारे पाथ्स निकलेंगे तो ऑप्टिमल रूट कैलकुलेट किया जाता है। तो जो लिंक स्टेट राउटिंग है यहाँ पे, ये किस एल्गोरिदम का यूज़ कर रहा होता है, वो है डिजस्ट्रास एल्गोरिदम। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में किसका यूज़ हो रहा होता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का या बेलमैन फोर्ड इक्वेशन का, ठीक है। सो दोनों से रिलेटेड हर एक कुछ टर्म्स है। डिस्टेंस वेक्टर के साथ क्या है, बेलमैन फोर्ड, और लिंक स्टेट राउटिंग के साथ किस टर्म का आप यूज़ करेंगे या एल्गोरिदम का, डिजस्ट्रास एल्गोरिदम। सो ईच नोड, हर एक नोड किस एल्गोरिदम का यूज़ कर रहा होता है इसमें लिंक स्टेट रूट कैलकुलेशन के लिए, मतलब ऑप्टिमल रूट को कैलकुलेट करने के लिए। ईच नोड यूजेस डिजस्ट्रास एल्गोरिदम ऑन द ग्राफ टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल रूट्स टू ऑल नोड्स। हर एक नोड सोर्स है और बाकी सारे नोड्स उसके लिए डेस्टिनेशन है, तो उसके टेबल में हमेशा मेंटेन रहेगा कि मेरे से सपोज किसी एक पर्टिकुलर नोड तक जाना, तो वो डेस्टिनेशन होगी, तो वहाँ के लिए ऑप्टिमल पाथ क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हर एक नोड किस एल्गोरिदम का यूज कर रहा होता है, डिजस्ट्रास एल्गोरिदम का। नाउ द लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम इज ऑल्सो नोन एज, इसीलिए इसको लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम को डिजस्ट्रास एल्गोरिदम भी कहा जाता है, विच इज यूज टू फाइंड द, क्योंकि इसमें डिजस्ट्रा एल्गोरिदम का पर्पज ही होता है एक नोड से एवरी अदर नोड का शॉर्टेस्ट पाथ डिटरमाइन करना। It is also known as Dijkstra's algorithm, which is used to find the shortest path from one node to every other node in the network. So देखिए the Dijkstra's algorithm is an iterative है, iterative मतलब कुछ चीज़ें रिपीटिशन में हो रही होती हैं यहाँ पे। The Dijkstra's algorithm is an iterative and it has the property that after kth iteration of the algorithm, the least cost paths are well known for k डेस्टिनेशन नोड्स।
कुछ चीज़ें रिपीटेशन में हो रही थी क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही है आपस में नोड्स के। तो कैलकुलेशंस के लिए कुछ इटरेशंस का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और एक प्रॉपर्टी इसमें कि ऐसा नहीं है कि ये इटरेशन अनलिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है। आफ्टर केथ कोई एक इटरेशन मतलब कोई एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर केथ इटरेशन, जैसे फिफ्थ इटरेशन कह लीजिए, सिक्स डिटरमाइंड है ये वैल्यू। तो इसमें क्या रहता है, आफ्टर केथ इटरेशन लीस्ट कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगी। के डेस्टिनेशन नोड्स है सपोज, एक सोर्स से सपोज डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन नोड से के है सपोज, तो केथ इटरेशन के बाद हर एक नोड के लिए ऑप्टिमल पाथ डिटरमाइन हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, डिजस्टास एल्गोरिथम। नाउ लेट्स डिस्क्राइब सम नोटेशंस। तो ये कुछ नोटेशंस है, और देखिए ये यदि अभी नहीं भी समझ आए तो जो मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंप्लीट जो है उसको एक्सप्लेन करूँगी। और जैसे ही वो आपको समझ आ जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको समझ आ जाएंगे। तो एक बार कंप्लीट वीडियो देख के इसको जब दोबारा देखेंगे तो ये जो थ्योरेटिकल जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए और ये नोटेशंस जो मैं अभी डिस्कस करूँगी ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है देखिए, इसमें स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करूं या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, इनमें क्या होता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल इन दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, न्यूमेरिकल की वजह से आपको थ्योरी दोबारा से जब पढ़ेंगे तो थ्योरी इजीली क्लियर हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, न्यूमेरिकल आपको तभी क्लियर होगा जब उसके बारे में आपको थ्योरी पता होगी। तो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल का पूरा कॉम्बिनेशन लेके चलना है। जैसे थ्योरी नहीं समझ आए आपको तो आप उसका न्यूमेरिकल अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल समझ आते ही दोबारा से थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ देखते हैं, लेट्स डिस्क्राइब सम नोटेशंस। तो सी आई जे क्या नोटेशन है, ये लिंक कॉस्ट है फ्रॉम नोड आई टू नोड जे। सपोज ये नोड आई है और ये नोड जे है, तो इन दोनों का मतलब जो डायरेक्ट जो ये कॉस्ट है इसको सी आई जे कहा गया है। और आई और जे यदि कनेक्टेड नहीं है तो इनकी कॉस्ट क्या रहेगी, इन्फिनिटी। मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं है इनके बीच में, किसी और के थ्रू लिंक है तो उसको भी इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। डायरेक्ट नेबरहुड में है तो ही उसको सी आई जे कहा गया है। इफ आई एंड जे नोड्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड देन सी आई जे इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ डी वी क्या है, इट डिफाइंस द कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम सोर्स कोड टू डेस्टिनेशन वी दैट हैज द लीस्ट कॉस्ट करेंटली। सपोज एक सोर्स है और डेस्टिनेशन है, ठीक है, और सपोज यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स है, और सपोज ये लीस्ट कॉस्ट पाथ है। सपोज यहाँ से यहाँ कितना लग रहा है, सपोज यहाँ एक वैल्यू दे देते हैं हम 2 एंड 3, ठीक है, और यहाँ वैल्यू कितनी देंगे, सपोज 1 यूनिट है, 1 ये कॉस्ट है हर एक लिंक की। तो ये सपोज सोर्स लिया है हमने और ये डेस्टिनेशन है, तो इस डेस्टिनेशन तक लीस्ट कॉस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाला। भले 2 नोड्स बीच में आ रहे हैं इसके, लेकिन लीस्ट कॉस्ट हो गया 1113, और ये क्योंकि 5 है तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो ये डी वी वही लीस्ट कॉस्ट पाथ है। इट डिफाइंस द कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम सोर्स कोड टू डेस्टिनेशन वी दैट हैज़ द लीस्ट कॉस्ट करेंटली। सपोज इसको वी मान के चलते हैं, तो सोर्स से वी तक के लिए लीस्ट कॉस्ट ये है, तो इस वाले पाथ की कॉस्ट को हम ले लेंगे, मतलब डी वी क्या रहेगा यहाँ पे 3। हमारे पास 2 डी वी आ रहे थे, एक 3 है और 3 + 2 5, तो 3 और 5 में से कौन सा लीस्ट कॉस्ट है, 3। सो मतलब 3 कौन सा, ये वाला पाथ, तो ये लीस्ट कॉस्ट पाथ हो जाएगा। तो डी वी वो मिनिमम लीस्ट कॉस्ट पाथ है, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। नाउ पी वी क्या है, पी वी प्रीवियस नोड है। इट डिफाइंस द प्रीवियस नोड नेबर ऑफ वी अलॉन्ग विथ करंट लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू वी। इसका जो इमीडिएट जो पहले वाला इस कॉस्ट पे पहले वाला नोड कौन सा है, ये है। तो पी वी का मतलब प्रीवियस नोड है, वी का प्रीवियस नोड। वी मतलब कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जिसको हम डेस्टिनेशन नोड मान रहे हैं उसका प्रीवियस नोड, मतलब जो लीस्ट कॉस्ट पाथ में प्रीवियस नोड कौन सा पड़ेगा। तो जैसे ये लीस्ट कॉस्ट पाथ है, तो इसमें प्रीवियस नोड ये वाला पीवी माना जाएगा।
एन क्या है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल इन द नेटवर्क। तो जैसे हमने ये नेटवर्क लिया था, इसमें कितने नोड्स थे? 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5, ठीक है, 5 नोड्स हो गए। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने यहाँ पे। तो एन वही है टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो कि नेटवर्क में है। तो ये तो कुछ नोटेशंस हो गए, इन्हीं के बेसिस पे आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब एल्गोरिदम क्या है इसको समझते हैं। एग्जैक्ट एल्गोरिदम जो है, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम या दिजस्ट्रा एल्गोरिदम, आप अपने लेवल पे इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। नाउ इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले क्या हो रहा है? सपोज हम मान के चलते हैं कि एक सोर्स को मान के चलते हैं कि सपोज ये ए है, सोर्स नोड, जिसको रूट नोड भी कहा जाएगा। सपोज यहाँ से शुरुआत करेंगे हम कैलकुलेट करने की, और n इक्वल टू ए, सबसे पहले सबसेट में क्या आ गया? ए, पहला नोड। फिर होगा फॉर ऑल नोड्स वी, जो भी वी इधर किसको कहा गया? सपोज ए के एडजेसेंट ये 3 नोड्स हैं, ठीक है, बाकी के हम आगे देखेंगे। सपोज ये है बट डायरेक्टली लिंक्ड ये हैं, तो वी कौन से होंगे? ये, दिस वन एंड वी, मतलब जो इमीडिएट नेबर में है। तो फॉर ऑल नोड्स वी, सपोज इसको मान के चलते हैं बी सी एंड डी। तो ये जो लूप चलेगा ये बी के लिए भी चलेगा, नेबरिंग नोड्स के लिए, सी के लिए भी और डी के लिए भी। इसीलिए फॉर ऑल नोड्स वी इफ वी एडजेसेंट टू ए, यदि वी, देखिए वी यहाँ पे डेस्टिनेशन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब यहाँ सिर्फ नेबरहुड नहीं रहेगा, बी सी डी ई एफ ये भी रहेंगे, ठीक है सर, जैसे ई एफ जी। बट यहाँ इस लूप में क्या देखा जाएगा? इफ वी एडजेसेंट टू ए, यदि वो ए से डायरेक्टली एडजेसेंट है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट लिंक्ड है, देन डी ऑफ वी क्या माना जाएगा? इमीडिएट के लिए हम इस तरीके से लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ ए टू वी। मतलब ये सपोज 1 यूनिट है, ये 2 है, 3 है, तो सी ऑफ ए टू बी माना जाएगा। बी मतलब यहाँ हमने डेस्टिनेशन क्या लिया है? बी। ऐसे ही ए टू सी, ए टू डी। यदि वो इमीडिएट है तो ऐसे लिखेंगे, एल्स यदि वो डायरेक्टली लिंक नहीं है तो डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। ये तो इसीलिए ए का ई के साथ जैसे लिखेंगे, तो ई डेस्टिनेशन है तो डी ऑफ ई क्या हो जाएगा? डी ऑफ ई हो जाएगा इन्फिनिटी। यदि हम ए नोड की बात कर रहे हैं, अभी हम ए नोड के लिए ही सारी डेस्टिनेशंस को फाइंड कर रहे हैं, उनका लीस्ट कॉस्ट, तो डी ऑफ ई क्या होगा? इन्फिनिटी। क्यों? ई जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन डी ऑफ बी क्या होगा? डी ऑफ बी क्या हो जाएगा? यदि बी डेस्टिनेशन है हमारी, तो क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है तो डी बी का तो सीधा सीधा मतलब उसकी डायरेक्ट कॉस्ट लिख दीजिए आप, सी ऑफ ए टू बी, ठीक है। यहाँ जो डी के अंदर लिखा जा रहा है, देखिए कॉस्ट ऑफ ए टू बी वो कितनी है? 1 है, इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको कंप्लीट न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो क्योंकि देखिए ये सारे डी के अंदर जो लिख रहे हैं ये डेस्टिनेशन नोड्स हैं, मतलब ए से ई का, जब ई को डेस्टिनेशन लेंगे, बी मतलब ए से बी के लिए क्या पाथ रहेगा, तो उसके लिए एल्गोरिदम है। तो ये हो गया, इस तरीके से आप शुरुआत में सेटिंग करेंगे कि डी ऑफ ई कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ें लूप में चलेंगी। अब क्या है? फाइंड डब्ल्यू नॉट इन एन सच दैट, अभी तो एन ए था, सपोज ए के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसके बाद एक जो टेबल मेंटेन्ड होगा उसमें देखेंगे मिनिमम पाथ कहाँ से, जैसे ए टू बी का पाथ मिनिमम है, सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी, वो आप न्यूमेरिकल में पता चलेगा आपको। तो हम नेक्स्ट नोड किसको सिलेक्ट कर लेंगे? बी को। तो ये W कौन सा है? ये जो डी वी कैलकुलेट होगा, ए से हर डेस्टिनेशन का कॉस्ट कुछ हम कैलकुलेट करेंगे, तो जिस डेस्टिनेशन की कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी तो सबसेट में दोबारा से किसको ले लिया जाएगा? उसको। सपोज बी की है तो नेक्स्ट सबसेट क्या बन जाएगा? एन में अभी तो सिर्फ ए था, अब नेक्स्ट नोड क्या ले लेंगे हम? ए, और ए के साथ हम कॉमा करके बी। तो एक पहला पाथ हमें मिल गया, ऐसे कैलकुलेट करते करते हमें लीस्ट कॉस्ट पाथ मिल जाएगा। सो वो एक बार न्यूमेरिकल देखेंगे तो समझ आएगा। तो मिनिमम इधर W मतलब जैसे B हो गया सेलेक्ट,
मतलब बी सी डी ई एफ जी में जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो डी डब्ल्यू हम ले लेंगे सेट में. फाइंड डब्ल्यू नॉट इन एन. नॉट इन एन मतलब ए तो पहले से ही है, ए के अलावा जो नोड्स है जिसका डी डब्ल्यू मिनिमम आएगा उसको ले लेंगे. सपोज बी का मिनिमम आया था तो नेक्स्ट सबसेट में कौन आएगा, बी. अब बी से हम सारी डेस्टिनेशंस को कैलकुलेट करेंगे, ये वाली चीज. अब बी को हम रूट नोड मान के चलेंगे, मतलब बेसिक रूट नोड तो नहीं कहेंगे, सोर्स कहेंगे. रूट नोड तो एक बार शुरुआत हो गई ए से तो वो रूट नोड होता है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं. तो अब बी को सोर्स मान के चलिए और बाकी सबको डेस्टिनेशन मान के चलेंगे. और ए क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो बचे हुए नोड्स को हमें देखना है सी डी ई एफ एंड जी. तो जैसे ए के लिए हमने कैलकुलेट किया था वैसे बी के लिए भी सी डी ई एफ जी इनकी कॉस्ट हम डिटरमाइन करेंगे और जो मिनिमम होगा वापस से सबसेट में हम उसको लेंगे. सपोज बी के लिए अब नेक्स्ट सपोज ई मान के चलते हैं कि ई का डी डब्ल्यू मिनिमम आया, तो अब नेक्स्ट सबसेट में अगले लूप में क्या हो जाएगा, इसलिए इसको इटरेटिव प्रोसेस कहा गया. ये प्रोसेस चलेगी, हर नोड आपस में डेस्टिनेशन अपनी अपनी डेस्टिनेशंस को फाइंड करेगा. तो सपोज ई है नेक्स्ट, तो ई को ई सपोज मिनिमम आया, डी डब्ल्यू उसकी मिनिमम है तो डब्ल्यू किसको माना जाएगा, अब ई को. इस तरीके से पाथ डिटरमाइन हो जाएगा. जब सारे नोड्स आ जाएंगे तो उस सीक्वेंस को देख लीजिए, वही लीस्ट कॉस्ट पाथ होगा. तो अभी तक क्या डिटरमाइन हुआ, ए से बी, बी से ई, बाकी नोड्स भी बाकी हैं अभी, एफ जी. इस तरीके से सबका हम डिटरमाइन करेंगे और फाइनली हमें मिनिमम पाथ मिल जाएगा. सो फाइंड डब्ल्यू नॉट इन एन सच दैट डी डब्ल्यू इज मिनिमम. अब ए बी ई है तो बचे कौन से नोड, सी डी एफ एंड जी. अब इन चार में से मिनिमम डिटरमाइन करेंगे, जिसका भी होगा तो नेक्स्ट जो सबसेट में आएगा वो आएगा. तो अब ऐसे ऐसे डब्ल्यू को एन में ऐड करते जाएंगे हम. अपडेट डीवी फॉर ऑल एडजेसेंट टू डब्ल्यू एंड नॉट इन एन. एन में जो इंक्लूड हो चुके हैं उनके लिए नहीं, बाकी बचे हुए नोड्स के लिए हम डीवी को कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ किया था ए नोड के लिए. डीवी क्या होगा, मिनिमम ऑफ डीवी और डी डब्ल्यू प्लस सी डीवी. ये पॉइंट को अभी आप मत देखिए, ये आपको न्यूमेरिकल में क्लियर होगा. ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा आप, इस एल्गोरिदम को. तो ये वाली चीज़ आपको जब मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगी तभी समझ आएगी. डीवी फिलहाल के लिए आप याद रखिए बस, मिनिमम ऑफ डीवी और डी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू वी. तो इस तरीके से जब तक सारे नोड्स एन में नहीं आ जाते, अभी तो 3 ही आए हैं एन में, इस तरीके से सारे नोड्स आ जाएंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपका पाथ जो भी सीक्वेंस यहाँ बनेगी एन की सबसेट की वही आपका लीस्ट कॉस्ट पाथ होगा. जैसे फाइनली हमारी सीक्वेंस सपोज बन रही है ए बी ई तक तो हमने डिटरमाइन किया था सपोज, और फिर सपोज आप ले लीजिए डी का नंबर आ रहा है, फिर जी का आ रहा है, फाइनली एफ का आ रहा है. तो ये हमारा लिस्ट कॉस्ट पाथ हो गया. सपोज ए सोर्स थी, एफ डेस्टिनेशन, तो ये रास्ता हमें चूज करना है. रास्ते तो बहुत होंगे ए टू एफ के लिए, लेकिन ये लिस्ट कॉस्ट पाथ रहेगा और ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो इन द अबव एल्गोरिदम एंड इनिशियलाइजेशन स्टेप इज फॉलोड बाय द लूप. इनिशियल तो ए का कैलकुलेट हो गया, फिर बाकी चीजें लूप में रिपीट होंगी हर नोड के लिए. द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल इन द नेटवर्क. जितने नोड्स हैं उतने इटरेशंस चलेंगे, इसीलिए कहा गया है कि के नंबर ऑफ नोड्स है तो केथ इटरेशन के बाद वो एल्गोरिदम जो है उसकी लूपिंग ओवर हो जाती है और आपका शॉर्टेस्ट पाथ डिटरमाइन हो जाता है. सो देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू चीज़ें क्लियर होंगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल. ये एक एग्जाम्पल है. इन दी अबव फिगर यहाँ शुरुआत किससे करेंगे, रूट नोड हम ए को मान के चल रहे हैं, तो ए हमारा रूट नोड हो गया. तो यहाँ पे सपोज ए टू एफ, बाकी हम देखेंगे कि क्या डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इनकी कॉस्ट दे रखी है सबकी और ये कंप्लीट ग्राफ हो गया हमारा. अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ हमें डिटरमाइन करना है यूजिंग डिजस्ट्रॉज एल्गोरिदम, लिंक स्टेट एल्गोरिदम. तो सबसे पहली स्टेप तो इनिशियलाइजेशन की थी. द फर्स्ट स्टेप इज एन इनिशियलाइजेशन स्टेप. द करेंटली नोन लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम ए टू इट्स डायरेक्टली अटैच्ड नेबर्स. तो ए के डायरेक्टली अटैच्ड नेबर्स क्या है, बी सी डी है. देखिए यहाँ पे ए के डायरेक्ट नेबर्स कौन है,
बी है, सी है, बी है, डी है एंड सी है। ये डायरेक्टली अटैच्ड नेबर्स हैं, तो इनके लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगी? ए से बी की 2 है, ए से डी की 1 है एंड ए से सी की 5 है। तो डायरेक्ट कॉस्ट लिख दीजिए आप। ये देखिए, द कॉस्ट फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू 2, ए टू डी है 1 जो डायरेक्ट कॉस्ट लिखी हुई है लिंक पे, ए टू सी की है 5। द कॉस्ट फ्रॉम, और ई और एफ जो नोड्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ए से, इसीलिए वहाँ क्या कॉस्ट रहेगी? इन्फिनिटी। जब डेस्टिनेशन नोड, जिस नोड की हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे उसको इन्फिनिटी लिख दीजिए। द कॉस्ट फ्रॉम ए टू ई एंड एफ आर सेट टू इन्फिनिटी एज दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू ए। तो देखिए, स्टेप 1 है, हम एन अभी सेट में हमने क्या लिया? सिर्फ नोड ए को। अब ए से हम हर नोड से नोड की कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। तो पहला सपोज डेस्टिनेशन बी मान के चलते हैं, बी सी डी ई एंड एफ। तो डी ऑफ बी मतलब जो कॉस्ट क्या है डी टू बी के लिए, यहाँ बी डेस्टिनेशन है, सोर्स किसको लिया है हमने? ए को। ठीक है, तो ए टू बी के लिए कॉस्ट क्या है? 2। ये रही ए टू बी की कॉस्ट 2 है। ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। और पी टू बी मतलब प्रीवियस नोड कौन सा है? ये तो बी तो डेस्टिनेशन है, बी का प्रीवियस नोड यहाँ क्या लिया गया है? ए, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है। ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट करेंगे। सी की कॉस्ट कितनी आई? 5 और उसका प्रीवियस नोड क्या है? ए। ये देखिए, सी की कॉस्ट क्या है? 5 और सी का प्रीवियस नोड क्या है? ए, इसीलिए पी ऑफ सी हमने क्या लिखा? ए। ऐसे ही डी का डिटरमाइन करेंगे। कॉस्ट ऑफ डी क्या है? मतलब ए टू डी की कॉस्ट, और डी का प्रीवियस नोड क्या है? ए। सो कॉस्ट है 1 एंड डी का प्रीवियस नोड क्या है? ए। ठीक है, अब ऐसे ई और एफ की बात करते हैं, क्योंकि ई और एफ ए से डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया? इन्फिनिटी, प्रीवियस नोड ऑफ ई। क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो उसमें हमें अभी प्रीवियस नोड तक नहीं जाना। वैसे तो ई के बहुत सारे प्रीवियस नोड्स हैं, डी है, सी है, बट यहाँ हम डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है, यानी इनिशियल जो बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। जो नोड डायरेक्टली अटैच्ड है हम सिर्फ उनका लिखेंगे, बाकी को इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, सो ये ई और एफ का हो गया। अब इनमें मिनिमम देखिए किसका आ रहा है। स्टेप 2 देखते हैं। In the above table, we observe that vertex D contains the least cost path in step 1. Therefore, it is added to n. अब अगला नंबर n में जो सेट में किसको ऐड करेंगे? जो इनमें से लीस्ट कॉस्ट किसकी आ रही है? देखिए, बी सी ई और एफ को तो छोड़ ही दीजिए, वो इन्फिनिटी है, बट जिनको कैलकुलेट किया उसमें मिनिमम किसका है? बी सी और डी में से डी का है। देखिए, लीस्ट कॉस्ट 1। तो नेक्स्ट नोड सेट में कौन सा इंक्लूड करेंगे? ए के बाद किसका नंबर आएगा? डी का। ठीक है, तो एन में अब पहले ए था इनिशियलाइजेशन में, अब डी भी आ गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट सेट कौन सा बनेगा? ए और डी का। अब क्या है? सो देखिए, नाउ वी नीड टू डिटरमाइन अ लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स डी। अब डी के अलावा जो डेस्टिनेशन है, डी से अब बाकी नोड्स को डेस्टिनेशन मान लेंगे, डी को हम क्या मानेंगे? सोर्स। ए को बस हम यहाँ डेस्टिनेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें वो सारे नोड्स लेने जो इस सेट में नहीं है। ए तो ऑलरेडी है, तो डी टू ए नहीं जाना हमें। डी के बाद ए और डी के अलावा जो है सोर्स, तो डी रहेगा, डेस्टिनेशन ए को छोड़ दीजिए, बाकी कौन कौन से बच गए? ए के अलावा अब डी को सोर्स मान के चलेंगे, और ए तो क्योंकि ऑलरेडी सेट में है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। बाकी डेस्टिनेशन क्या क्या रहेगी? बी सी ई एंड एफ। अब इनके लिए कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, किससे? डी से। ठीक है, ऐसे टेबल हम ये इटरेशन चलती रहेगी। क्योंकि 5 नोड्स है तो 5 बार चलेगी। तो एक इटरेशन तो हो गया, उसमें डी डिटरमाइन हो गया। अब देखिए, फिर से फिगर है। अब हम देखते हैं, अब डी से डिटरमाइन करेंगे। तो इसी चीज़ को देखिए, सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है। ये जो चीज़, ये जो टेबल हमने बनाया है, इसको, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये ए टू बी सी ई एंड, अब देखिए, तो डब्लू यहाँ क्या हुआ? जो डब्लू हम एल्गोरिथम में ले रहे थे, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको डब्लू कंसीडर करेंगे। मिनिमम किसका आ रहा है? डी का, तो डब्लू कौन सा हो गया? डी,
इसीलिए उसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब देखिए, अब शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, लेकिन बीच में किस नोड को लेके चल रहे हैं हम, डब्ल्यू वाया डी। सारे पाथ कहाँ से होके जाने चाहिए, डी, क्योंकि हम सोर्स तो ए ही है ना, बट स्टिल इंटरमीडिएट जिसके थ्रू सारी चीज़ें अब होंगी वो नोड होगा डी। ठीक है, तो ए टू बी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो वी हो गया बी, मतलब डेस्टिनेशन हो गई बी, और डब्ल्यू हो गया डी, मतलब किसके थ्रू जाना है अब। तो डी ऑफ बी टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, मिनिमम ऑफ डी टू बी देखते हैं। और यहाँ पे देखिए दो पाथ लेंगे हम, सोर्स तो ए ही है। अब मिनिमम ऑफ डी टू बी का मतलब है ए से बी का डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, 2 है, और एक दूसरा पाथ क्या लेंगे, डी के थ्रू होते हुए। कोई डी से भी जा रहा है क्या पाथ, तो हाँ, ए से पहले डी जा सकते हैं हम, फिर डी से बी। तो इसीलिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये देखिए डी टू बी तो हो गया 2, ठीक है, डायरेक्ट जो है ए से बी का डायरेक्ट कॉस्ट क्या थी, 2 थी। अब डी के थ्रू होके जाएंगे तो डी टू डी, मतलब ए सोर्स है, डेस्टिनेशन है डी, ए टू डी का क्या है 1, और कॉस्ट ऑफ डी से बी फिर कितनी कॉस्ट है, 1 + 2। तो ये देखिए डी ऑफ डी, मतलब सोर्स तो हमेशा ए ही लेके चल रहे हैं हम अभी, तो ए टू डी कितनी हो गई 1, एंड कॉस्ट ऑफ डी टू बी कितनी हो गई 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो हमारे पास क्या है, 2 आया, डायरेक्ट कॉस्ट है ए टू बी, और एक डी के थ्रू होके जा रहे तो कितनी आ रही है 3। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, ये है, तो मिनिमम सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे डेस्टिनेशन है बी, मिनिमम ऑफ डी बी और डी डी प्लस, मतलब डी के थ्रू होके जो जा रहे हैं उस पाथ की वैल्यू, और जो डायरेक्टली ए बी से लिंक्ड है ये वो हो गया। इनमें से मिनिमम क्या हुई, 2 और 3 में से 2, मतलब जो ए डायरेक्टली लिंक्ड है वो मिनिमम वैल्यू हो गई। तो मिनिमम वैल्यू इज 2, देयरफॉर अभी भी हम डी को भी ध्यान में रख रहे हैं, बट डी को भी ध्यान में रखते हुए फिर भी शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी का क्या है, जो डायरेक्ट वाला पाथ था, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है 2। तो हम उसी पाथ को कंसीडर करेंगे। ऐसे ही शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी, लेकिन बीच में किसको कंसीडर करेंगे, एक तो ए से सी यदि डायरेक्टली लिंक्ड है, प्लस ए से डी के थ्रू का पाथ हम डिटरमाइन करेंगे। दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या आ गया, डेस्टिनेशन हमारी क्या हो गई सी, और डब्ल्यू तो डी ही लेके चल रहे हैं हम अभी, ठीक है, डब्ल्यू तो डी सेट है अभी, क्योंकि डी के थ्रू ही अब बाकी डेस्टिनेशन को फाइंड करें। तो ये होगा डी ऑफ, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये डी ऑफ सी होगा, क्योंकि अब डेस्टिनेशन सी आ गई है। इनमें से मिनिमम ऑफ डी ऑफ सी, मतलब ए से सी जो डायरेक्टली कनेक्ट है वो कॉस्ट, और एक डी के थ्रू जो सी से कनेक्शन बन रहा है वो कॉस्ट। इनमें से मिनिमम जो भी होगी, तो ग्राफ में हम देखते हैं। तो देखिए अब हम सी को कंसिडर कर रहे हैं, ये देखिए सी। अब एक तो हम लेंगे ए से सी की डायरेक्ट कॉस्ट, ये रही 5, और एक क्योंकि डब्ल्यू हमने डी लिया है, तो डी के थ्रू सी की कोई रास्ता बन रहा है क्या, तो देखिए ये रहा, पहले ए से डी, इसीलिए डी टू डी मतलब डेस्टिनेशन, कॉस्ट फ्रॉम ए टू डी, तो डी टू डी प्लस कॉस्ट ऑफ डी टू सी, 1 + 3 बन रहा है, तो 1 + 3 क्या हो गया 4, और डायरेक्ट लिंक का क्या था 5, दोनों में से मिनिमम तो ये रास्ता बन रहा है। तो अब हम ये डायरेक्ट लिंक को ना सिलेक्ट करके इस रास्ते को सिलेक्ट कर लेंगे, ए डी सी को, ठीक है, ये पाथ हमारा मिनिमम कहलाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम ऑफ, ये डायरेक्ट था 5 और 1 + 3 डी के थ्रू पाथ बन रहा था, अब 5 और 4 में से मिनिमम तो 4 है, डी वाला है, देयरफॉर द करेंटली शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी हो जाएगा 4, ठीक है, इस पी को हटा दीजिए। तो करेंटली शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये आपको क्लियर तभी होगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, अभी बीच में लगेगा कि बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, पर जैसे जैसे पूरा वीडियो देख लेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अब रह गया हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ई के लिए, लेकिन अब क्योंकि हम डी को कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्ट तो ए टू ई इन्फिनिटी था, कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं, लेकिन यहाँ डब्ल्यू हमने डी को लिया हुआ है। तो कैलकुलेटिंग शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम, अब ए से ई का शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं हम। तो यहाँ डेस्टिनेशन क्या ली है हमने, ई, और डब्ल्यू तो डी है ही, किसके थ्रू लेना है हमको, डी के थ्रू।
तो D2, अब ये यहाँ पे ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिए, ये होगा डेस्टिनेशन, अब E हो गई है ना, तो इसको E कर दीजिएगा, ये पहले वाली सेट हो गई है इसमें, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी करंट डेस्टिनेशन ले रहे हैं आप यहाँ पे उसी को लिखिएगा D के अंदर। तो मिनिमम ऑफ D ऑफ E मतलब ए से ई का डायरेक्ट लिंक, तो वो डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं, इसलिए इन्फिनिटी। और डी के थ्रू यदि पाथ देखेंगे तो ए टू डी का जो भी है प्लस फिर डी टू ई कितना बन रहा है, तो वो कॉस्ट मिला के 1+1 2 हो रही है। तो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी और 2 में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो करेंटली शॉर्टेस्ट पाथ ए टू ई क्या माना जाएगा 2। ठीक है। अब एक नोट है, the vertex D has no direct link to vertex E, therefore the value of DF is infinity। कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए अब हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन किसको माना था, ई को। ए से ई का डायरेक्ट तो कोई लिंक है ही नहीं, तो वो तो वैल्यू वो यहाँ लिख लेते हैं, वो तो वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। अब कॉमा, अब डी के थ्रू यदि कोई पाथ है तो वो देखते हैं। तो डी, ये डी ऑफ डी मतलब ए से डी की कॉस्ट क्या है, डी के थ्रू जाएंगे तो देखिए ये रास्ता बन रहा ना, कि ये हो गया और फिर डी से ई की कॉस्ट हो गई। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, डी ऑफ डी मतलब सोर्स क्या है, ए है, डेस्टिनेशन है डी, ए से डी की कॉस्ट 1 हो गई। और डी और ई के लिए क्या लिखेंगे, सी ऑफ कॉस्ट ऑफ डी है सोर्स है और ई है डेस्टिनेशन। तो डी से ई की कॉस्ट के लिए ऐसे लिखेंगे, वो 1 है, तो डी ऑफ डी प्लस सी ऑफ डी और ई, तो 1+1 कितना हो गया 2, तो 2 लिख दीजिए। इन्फिनिटी और 2 में मिनिमम कौन सा है 2, तो कौन सा पाथ सेलेक्ट हो जाएगा ए से ई के लिए, ए टू डी एंड देन डी टू ई। ठीक है, सो ये मिनिमम हो गया। तो इस तरीके से हमने सबका मिनिमम, देखिए फर्स्ट सेट में तो ए था इनिशियलाइजेशन में, उसकी तो कैलकुलेट हो ही गई थी, उसके बेसिस पे हमने किसको सिलेक्ट किया था, डब्ल्यू डी को, क्योंकि ये मिनिमम है तो इस डी के थ्रू होके जाएंगे पाथ, तो ए टू डी हो गया सेकंड सबसेट में। ठीक है, तो इसके थ्रू जब कैलकुलेट किया हमने, तो अब ए से बी जाने के लिए वाया डी मतलब अब बीच में डी आ गया है। यदि ए से उस नोड तक डायरेक्टली यदि ए कनेक्टेड है और वो पाथ मिनिमम है तो उसको ले लेंगे हम, और यदि डी के थ्रू जा रहे हैं और वो पाथ की कॉस्ट मिनिमम है तो उसको ले लेंगे। तो देखिए बी जब डेस्टिनेशन है तो ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, और इधर सोर्स प्रीवियस नोड क्या है ए, क्योंकि डायरेक्ट लिंक की कॉस्ट कम थी। अब सी के लिए क्या है प्रीवियस नोड डी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देखिए डी के थ्रू होके गई है, तो इधर वैल्यू क्या ले लेंगे हम, सी तक जाने के लिए कौन सी वैल्यू ली है हमने 1+3, ये मिनिमम पड़ रही है। यदि ये डायरेक्टली होती, यदि हम 5 को कंसिडर कर रहे होते तो प्रीवियस नोड क्या आता ए, लेकिन हम डी के थ्रू जा रहे हैं तो सी का प्रीवियस नोड अब क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉस्ट 4 आएगी और प्रीवियस नोड आएगा डी, क्योंकि डी के थ्रू जा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे डी है। अब डी टू डी तो लेंगे नहीं क्योंकि सेम नोड है इसीलिए ये ब्लैंक है। अब डी के थ्रू ई पे यदि हम जा रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट 2 है और प्रीवियस नोड डी है, क्योंकि ए और ई तो डायरेक्टली लिंक्ड है ही नहीं। अब एफ के लिए क्या लेंगे, एफ के लिए इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि देखिए अब डी को हमने सोर्स मान रखा था, यहाँ पे डी के थ्रू जा रहे हैं तो ए टू एफ भी इन्फिनिटी है क्योंकि ए भी डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट हम डी के थ्रू भी जब एफ तक जाने की कोशिश करें तो डी भी जो है, डी का भी एफ से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसीलिए डी ऑफ एफ भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। अब देखिए इस टेबल में तीनों में से लीस्ट कौन है, अब जो नेक्स्ट जो डब्ल्यू सेलेक्ट होगा, मतलब यहाँ थर्ड जो स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप में अब सेट में अगला नंबर किसका आएगा, जो मिनिमम है इनमें से। मिनिमम किसका आ रहा है, देखिए मिनिमम 2 का आ रहा है, बी का भी आ रहा है, आप बी के थ्रू भी जा सकते हैं और ई के थ्रू भी जा सकते हैं, बट हम सपोज बी को कंसिडर, ई को कंसिडर करके देखते हैं। ठीक है, आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज ई को करके देखते हैं हम इस एग्जाम्पल में, बाकी भी टाइम टू टाइम हम एग्जाम्पल इसके जो है सॉल्व करते रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट नोड ले लेते हैं ए डी ई। अब ई से सेम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ई के अलावा अब नोड्स देखिए ए डी और ई तो आ गया इसमें, इन तीनों के अलावा कौन कौन से बच गए, बी बच गया, इनके अलावा क्या बच गया, बी सी
और ई। अब इन तीनों के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है, बाकी के लिए नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सेट में आ चुके हैं। तो बी सी ई के लिए इसी तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। तो नेक्स्ट डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, ई। अब ई को ध्यान में रखते हुए ए से अब ई के थ्रू यदि जाने का रास्ता है, और ई में भी कौन सा, डी ई, बीच में ए डी ई, इस रास्ते के थ्रू बाकी नोड्स का हम देखेंगे। डायरेक्टली लिंक्ड है तो उस वैल्यू को ले लेंगे ए से, यदि डायरेक्ट लिंक कम पड़ रहा है, और यदि डी और ई के थ्रू जाके यदि उस नोड तक लीस्ट कॉस्ट है तो उसको ले लेंगे। तो अब हम बी सी और ई के लिए कैलकुलेट करेंगे, इनको डेस्टिनेशन मान के चलेंगे हम। दो पाथ ले सकते हैं, या तो ए से डायरेक्टली लिंक्ड हो ये बी सी और ई, या फिर डी और ई के थ्रू रास्ता हम देखेंगे। नाउ इन द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट बोथ ई एंड बी हैव द लीस्ट कॉस्ट पाथ इन स्टेप 2। अब यहाँ पे बी और ई दोनों की लीस्ट कॉस्ट बन रही है। नाउ लेट्स कंसिडर द, सपोज यहाँ हमने ई वर्टेक्स ले लिया। नाउ वी डिटरमाइन द लीस्ट कॉस्ट पाथ ऑफ रिमेनिंग वर्टिसेस थ्रू ई। रिमेनिंग अब कौन से रह गए, मैंने बताया ही बी सी, और ये ई नहीं है, ये एफ होगा, ठीक है, बी सी एंड एफ। तो बी सी और एफ नोड्स के लिए हमें डिटरमाइन करना, बी सी एफ। अब शॉर्टेस्ट पाथ देखिए, एक तो बी हो गया, सोर्स तो हम ए ही ले रहे हैं, लेकिन अब वाया डी और ई के थ्रू होके जाएगा। लेकिन करेंटली डब्ल्यू की वैल्यू क्या ली है हमने, ई। डी की तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो अब नोड्स किस किस के लिए कैलकुलेट करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, बी सी और एफ के लिए, वो रिमेनिंग रह गए। तो देखिए बी सी और एफ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों के लिए। तो ये टेबल बनेगा, कैसे बनेगा अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले ए से बी का देखते हैं। तो नेक्स्ट इटरेशन जो आया है उसमें हमने डेस्टिनेशन किसको मान लिया है, ये देखिए बी के लिए कैलकुलेट हो रहा है, और डब्ल्यू हमने क्या लिया है अब, ई। तो डी ऑफ बी डेस्टिनेशन अब बी का कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम यदि ए से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो वैल्यू लिखिए, और ई के थ्रू होके जा रही है तो वो लिखिए, ठीक है। डी ऑफ ई प्लस सी ऑफ ई बी। ई से बी की वैल्यू देखेंगे, ई और बी डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, तो वो नहीं कनेक्टेड है डायरेक्टली, इसलिए यहाँ इन्फिनिटी है। और डी ऑफ ई 2 है, तो वो देखते हैं ये किस तरीके से आई है। सो ये देखिए, इसमें हम देखेंगे। अब ई से बी की वैल्यू देखते हैं। तो ये देखिए डायरेक्टली जो है, ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या बन रही थी, ए टू बी, डेस्टिनेशन ऑफ बी को है, तो डायरेक्टली तो जो कॉस्ट बन रही है वो 2 है, और बाकी हम डी और ई को कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या बन रहा है, ये देखिए, ए टू ई के लिए तो 2 बन रहा है, देखिए ए टू ई तक के लिए, यदि ई से बी हम जाना चाह रहे हैं डी के थ्रू, तो ए डी ई को हम लेंगे तो कितना बन रहा है, 2। लेकिन क्या ई और बी आपस में कनेक्टेड है, नहीं, तो कॉस्ट ऑफ ई टू बी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, इसलिए 2 और इन्फिनिटी। तो देखिए 2 प्लस इन्फिनिटी इसलिए लिखा गया है। ई तक आने के लिए तो डी के थ्रू ही रास्ता है, ए डी ई का रास्ता लेंगे हम। एक तो डायरेक्ट लिंक ले लिया ए टू बी का, अब ए डी ई के थ्रू हम देखेंगे तो वो 2 बन रहा था, और ई से बी दैट इज इन्फिनिटी, वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो 2 और इन्फिनिटी में से मिनिमम क्या है, 2, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 2। तो करेंट शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया ए टू बी के लिए, 2। ठीक है, तो करेंटली हम 2 को ही कंसिडर करेंगे। 2 मतलब जो डायरेक्ट लिंक है, ये देखिए यहाँ पे ये रहा, ये बी के लिए डायरेक्ट लिंक ही कंसिडर करें क्योंकि ये मिनिमम है। और डी ई के थ्रू जब जा रहे थे तो 1 + 1 2, ये तो 2 बन ही जा रहा था, बट ई और बी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, तो इन्फिनिटी तो 2 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी, कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है डी और ई के थ्रू, इसीलिए हम इसी को कंसिडर करेंगे। और इसमें प्रीवियस नोड क्या हो जाएगा, ए, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या बन रही है बी के लिए, 2, ए। 2 कॉस्ट बन गई, लीस्ट कॉस्ट, और सोर्स क्या, मतलब प्रीवियस नोड क्या है, ए, क्योंकि ए के थ्रू ही डायरेक्ट लिंक का लिया है हमने। तो ठीक है, ये तो हो गया
शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी का। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या थी, हमें किस किस का डिटरमाइन करना था, बचे हुए नोड्स क्या है, बी सी और एफ। तो बी का हमने देख लिया, अब सी का कैलकुलेट करते हैं। ए टू सी, लेकिन वाया डी और ई के थ्रू वो पाथ जाना चाहिए, या तो डायरेक्ट लिंक हो या डी और ई के थ्रू हो। फिलहाल डब्ल्यू हमने क्या ले रखा है, ई को। डेस्टिनेशन है सी, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, डी के अंदर जो डेस्टिनेशन है वो लेनी है आपको। डी ऑफ सी क्या होगा, मिनिमम ऑफ डी सी, मतलब ए डायरेक्टली ए और सी के बीच का जो डायरेक्ट कॉस्ट बन रही है वो 4 है, और मिनिमम ऑफ डी ऑफ सी और डी ई प्लस सी ई सी, इनमें से मिनिमम कौन सा बन रहा है। सो ये हम देखते हैं एक बार। मिनिमम अब कौन सा बन रहा है, एक तो देखिए मिनिमम डायरेक्ट लिंक भी था, लेकिन प्रीवियस स्टेप में हमने क्या डिटरमाइन किया है, सी तक के लिए ये रहा। इस टेबल को देखना आपको, मिनिमम पाथ क्या बन रहा है 4 और प्रीवियस नोड है डी। तो लीस्ट कॉस्ट क्या हो रही है 5 ना होके हम प्रीवियस स्टेप में डिटरमाइन कर चुके हैं कि सी तक आने का रास्ता डी के थ्रू मिनिमम पड़ रहा है, तो 1 + 3 4। इसीलिए इसको यहाँ पे हमने मिनिमम डी ऑफ सी को हमने क्या लिया है, सी तक आने के लिए मिनिमम कॉस्ट अभी तक क्या डिटरमाइन हुई थी 4, वाया डी होके आ रहा था वो रास्ता। और ई प्लस ई सी क्या बन रहा है, यदि ई के थ्रू हम जा रहे हैं तो क्योंकि हमने सी को अभी लिया है डेस्टिनेशन, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो अब इससे प्रीवियस क्या था 4 बन रहा है, एक तो डी के थ्रू जाइए आप डायरेक्ट, या फिर ई के थ्रू जाके कितना बन रहा है, ए से ई का कितना बन रहा है 1 + 1 2, और कॉस्ट ऑफ ई टू सी कितना है 1, तो ई के डी और ई के थ्रू जाने पर ये कॉस्ट होगी, और इससे प्रीवियसली जो लो मतलब मिनिमम कॉस्ट थी वो ये थी ए टू सी डी के थ्रू। इन दोनों में से मिनिमम क्या हो रहा है, ये पाथ के थ्रू तो 4 को कॉस्ट आ रही है, और डी और ई के थ्रू 1 + 1 + 1 क्या है 3, तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगी ए डी ई सी वाली, तो ये पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। और इसमें प्रीवियस नोड क्या लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और प्रीवियस नोड आ जाएगा ई, क्योंकि ई के थ्रू ये पाथ बन रहा है। तो ए टू एफ के लिए क्या है, ए टू एफ तक अभी हम नहीं गए हैं, हम यहाँ पे हैं ए टू सी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कैलकुलेशंस हुए, देखिए 4 और 2 + 1 कितना बन रहा है 3, तो दोनों में से मिनिमम पाथ कौन सा हो जाएगा 3, और प्रीवियस नोड क्या रहेगा ई। तो ए टू सी का शॉर्टेस्ट पाथ है 3, ये आप अपने लेवल पे भी कैलकुलेट करिएगा तो और इजीली आपको क्लियर होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया, पहला स्टेप में ए था सिर्फ सेट में, फिर ए डी आया, फिर ए डी ई आया। तो बी के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया 2, और प्रीवियस नोड है ए, ये रहा यहाँ पे, डायरेक्ट पाथ लिया गया तो 2 हो गया। और सी के लिए क्या कैलकुलेट किया, मिनिमम पाथ 3 आ रहा, और किसके थ्रू है प्रीवियस नोड ई है, तो 3 करके इसकी वैल्यू आ गई। तो ये दो तो हमने डिटरमाइन कर लिए। अब डेस्टिनेशन में नेक्स्ट नोड क्या है, देखिए डी और ई क्यों नहीं लेंगे ये ऑलरेडी सबसेट में है, ठीक है, इसलिए ये ब्लैंक है। अब एफ के लिए कैलकुलेट करना है हमें, तो एफ का भी इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू 4 आ जाएगी, और प्रीवियस नोड ई के थ्रू जो पाथ होगा वो मिनिमम होगा, इसीलिए प्रीवियस नोड ई। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे अब डेस्टिनेशन है एफ, डब्ल्यू है ई, और ये डेस्टिनेशन को आप यहाँ पे फिर से जो है अपडेट कर लीजिए, हर जगह बी लिखा गया, बट ये आपका जो करंट डेस्टिनेशन ले रहे हैं वो लिखना है आपको। तो मिनिमम ऑफ डी टू एफ डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, डी टू एफ, एफ तक का डी के थ्रू भी कोई रास्ता नहीं था, तो इसीलिए अभी तक तो इन्फिनिटी था, लेकिन अब ई के थ्रू एक रास्ता बन रहा है, तो वो क्या लेंगे, तो डायरेक्टली कॉस्ट की बात करें अभी तक जो डिटरमाइन थी वो तो इन्फिनिटी थी, ना ए के थ्रू कोई कॉस्ट थी, ना डी के थ्रू आई है तो भी कोई रास्ता नहीं है, ई के थ्रू बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा इसमें देखिए ए से ई के लिए क्या हो रहा है, ए टू ई तक कितना बन रहा है 1 + 1 2, और कॉस्ट ऑफ ई टू एफ कितना है 2, तो 2 ये 2 हो गई 1 + 1 + 2 4 हो गई इसकी कॉस्ट, और बाकी तो इन्फिनिटी था अभी तक, तो इन्फिनिटी और 4 में मिनिमम क्या है 4, तो इस पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे हम, और इसमें प्रीवियस नोड क्या आ जाएगा ई, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी
जब f को डेस्टिनेशन ले रहे हैं तो कॉस्ट हो जाएगी 4 और मिनिमम जो प्रीवियस नोड हो जाएगा वो e है। ठीक है, तो ये वैल्यूज इस तरीके से कैलकुलेट हुई हैं। अब 3 इटरेशन हो गए, बचे 2 नोड्स। अब स्टेप 4 में क्या होगा, देखिए इनमें से अब मिनिमम सेलेक्ट होगा, वो इस सेट में आएगा। अब n में इनमें से मिनिमम वैल्यू देखिए किसकी है, मिनिमम पड़ रही है b की, तो नेक्स्ट नोड जो इंक्लूड होगा वो होगा b, मतलब a d e b। तो स्टेप 4 में क्या हो रहा है, इन दी अबाउट टेबल वी ऑब्जर्व दैट b वर्टेक्स हैज द लीस्ट कॉस्ट पाथ इन स्टेप 3। अब b वर्टेक्स की लीस्ट कॉस्ट पाथ बन रही है, देयरफॉर इट इज एडेड इन n, इसको हम n में ले लेंगे। एंड नाउ वी डिटरमाइन द लीस्ट कॉस्ट पाथ ऑफ रिमेनिंग वर्टिसेस थ्रू b। अब रिमेनिंग वर्टिसेस के लिए जो है हम b को अब रास्ता लेते हुए b के थ्रू अब बचे हुए पाथ देखेंगे। तो b भी इंक्लूड हो गया इसमें, a d e b, बचे कौन, अब इस सबसेट में और कौन से 2 नोड नहीं है, c एंड f। तो अब c और f को डेस्टिनेशन मानते हुए हम इनके लिए लीस्ट कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। सो देखते हैं, तो देखिए अब बच गए हमारे पास c और f, और कौन कौन से इंक्लूड हो चुके हैं, a d e एंड b। तो नेक्स्ट हमने b को लिया है। अब डब्ल्यू बी सेलेक्ट हो गया, डेस्टिनेशन में 2 लेंगे हम, c एंड f, बस इन्हीं के लिए कैलकुलेट करना है। तो उसी तरीके से d ऑफ b क्या होगा, मिनिमम ऑफ डी सी, अभी तक जो कैलकुलेट किया था हमने मिनिमम ऑफ डी सी 3 कैलकुलेट हुआ था प्रीवियस में, डायरेक्टली आप ये लिख दीजिए, अभी तक जो कैलकुलेट हुआ था वो 3 था जो रास्ता हमने लिया। अब d टू b प्लस c टू बी सी, अब b के थ्रू जो रास्ता जा रहा है उसकी कॉस्ट है ये। सो b के थ्रू क्या जा रहा है, c हमने डेस्टिनेशन मानी है, अभी तक जो कैलकुलेट था वो 3 वैल्यू थी मिनिमम, उसमें d e ये रास्ते लिए थे हमने। अब हम देखेंगे b के थ्रू क्या बन रहा है। तो जब b के थ्रू जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से रास्ता बन रहा है। ये देखिए d टू b, मतलब a जो डायरेक्ट कॉस्ट b तक, d टू b प्लस फिर b से c। तो d टू b मतलब कॉस्ट फ्रॉम a टू b कितनी है, 2 है, और b टू c कितनी है, 3 है। तो 3 + 2 क्या हो रही है, 5। ठीक है, तो 3 + 2 हो गई 5, और प्रीवियसली हमने क्या डिटरमाइन किया था कि अभी तक मिनिमम कॉस्ट 3 आ रही थी, तो 3 और 5 से मिनिमम 3 है, तो शॉर्टेस्ट पाथ a टू c का 3 है, मतलब जो पहले टेबल में था उसी को ले लेंगे, ये रही ये वाली वैल्यू, और प्रीवियस नोड e है तो वही हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो टेबल होगा उसमें हमने c का डिटरमाइन कर लिया, 3 है और प्रीवियस नोड e है, जो देखिए पहले कैलकुलेटेड था यही आएगा, क्योंकि b के थ्रू जो पाथ हम ले रहे हैं वो लंबा पड़ रहा है, तो हम जो प्रीवियसली डिटरमाइन था उसी को हमने ले लिया। तो a d e b जब ले रहे हैं तो ये तो क्योंकि ऑलरेडी सेट में है तो b d और e के लिए हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, c और f के लिए कर रहे तो c का हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब f का देखते हैं क्या है। अब f के लिए क्या है, जो प्रीवियसली क्या डिटरमाइन हुआ है f का, 4e, एक तो ये हो गया, तो लिस्ट कॉस्ट 4 लेके चलिए जो पहले अभी तक डिटरमाइन हुआ है। ये देखिए अभी वी एफ है, डब्ल्यू बी है, इसको आप अपडेट कर लीजिए डेस्टिनेशन, क्योंकि एफ हो गई है। मिनिमम ऑफ डी एफ, अभी तक एफ तक के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या 4 बन रही थी। अब डी बी प्लस सी बी एफ, बी के थ्रू यदि कोई रास्ता है तो वो देखते हैं, वो इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि देखिए बी और एफ डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं। डी ऑफ बी तो 2 है, ठीक है, या फिर जो प्रीवियसली बी के लिए जो मिनिमम कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 2a बन रहा था, ठीक है, बी तक के लिए, प्लस कोई डायरेक्ट लिंक है क्या बी से एफ का, तो a टू बी, b टू f कुछ होता तो उसको ऐड कर देते, b टू f तो इन्फिनिटी है, तो इसीलिए वहां पे हमने ये देखिए तो इन्फिनिटी है, तो इसीलिए जो है a टू f में ये देखिए d टू b 2 बन रहा था, 2 प्लस इन्फिनिटी कितना होगा, 2 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इसीलिए मिनिमम ऑफ 4 और इन्फिनिटी में से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 कौन सी वैल्यू है जो टेबल में यहाँ कैलकुलेटेड थी प्रीवियसली।
क्योंकि वाया बी, बी के थ्रू तो इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो 4 और एफ को ही हम ले लेंगे। तो करेंट शॉर्टेस्ट पाथ है ये 4 और ई होगा, ठीक है, प्रीवियस ई है। तो करंट शॉर्टेस्ट पाथ 4 है और प्रीवियस नोड क्या है, ई, तो 4 और ई इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अब जब हमने बी लिया तो सी और एफ डेस्टिनेशन बच गए थे, तो 3 ई इसका आया, इसका 4 ई आया। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है उसको हम नेक्स्ट लेंगे। मिनिमम है किसका, सी का, तो अब नेक्स्ट नोड जो आएगा वो हम सी लेंगे। तो नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, ए डी ई बी एंड सी, ए डी ई बी और लास्ट में सी। अब सी के अलावा कौन सा बच गया, एफ, तो बस एफ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो नहीं भी करेंगे तो नेक्स्ट बात तो पता चल ही रहा है, अगला नंबर एफ का ही है, बट क्योंकि हमें लीस्ट कॉस्ट भी डिटरमाइन करनी है तो कैलकुलेशन तो कंप्लीट करनी है हमें। अब स्टेप 5 में क्या हो रहा है, इन द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट सी वर्टेक्स हैज द लीस्ट कॉस्ट पाथ इन स्टेप 4। सी की लीस्ट कॉस्ट पाथ बन रही है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। देयरफॉर इट इज एडेड इन एन। नाउ वी डिटरमाइन द लीस्ट कॉस्ट पाथ ऑफ रिमेनिंग वर्टिसेस थ्रू सी। सी के थ्रू रिमेनिंग वर्टिसेस, रिमेनिंग क्या है, एफ बच गया, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए अब ए टू एफ कैलकुलेट करेंगे हम। उसके लिए क्या है, वर्टेक्स मतलब डेस्टिनेशन एफ हो गया, सी के थ्रू कैलकुलेट करना है हमें। तो मिनिमम ऑफ डी टू एफ अभी तक जो कैलकुलेट हुआ था वो क्या हो रहा था, अभी तक जो कैलकुलेट था वो हम लिख लेंगे, 4 था लिस्ट वैल्यू। सो मिनिमम ऑफ डी एफ मतलब अभी तक जो कैलकुलेट किया था, तो डी ऑफ एफ क्या है, 4, और नई वैल्यू मतलब जो सी के थ्रू पाथ होके जाएगा उसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम। डी टू सी क्या आ रहा है, 3, प्लस सी टू एफ का कोई पाथ है उसको ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 प्लस, अब सी टू एफ देखते हैं। सी टू एफ देखिए डायरेक्टली है ही कॉस्ट, देखिए 5 है सी टू एफ में, ठीक है, तो 3 प्लस 5 कर देंगे। तो 3 प्लस 5 क्या हो रहा है, 8, तो ये तो और लंबा पाथ बन रहा है। तो जो पहले जो कैलकुलेट किया था वही मिनिमम है, तो 4 को ले लेंगे हम, मतलब जो 4 वाया ई के थ्रू होते हुए जो पाथ था वो मिनिमम पड़ रहा था हमारा, इसीलिए हमने यहाँ भी 4 ई ले लिया। हम लंबा पाथ क्यों लेंगे, या फिर जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उसे क्यों लेंगे। सो मिनिमम वैल्यू इज़ 4, देयरफॉर द करेंटली शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एफ इज़ 4। तो हम ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा हमारा वाया ई, 4 ई, तो वही लिख दिया, तो फाइनल हमारा टेबल बन गया। तो ये देखिए ए डी ई बी सी, अब लास्ट में इसमें एफ भी आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल हो गया और एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, मतलब कॉस्ट 4, और किसके थ्रू होके ये रास्ता जा रहा है, ई के थ्रू। अब जो कंप्लीट हमारा टेबल बना है वो देखिए, वो ये रहा। और इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिएगा और खुद इस ग्राफ को लीजिए और ये टेबल कैलकुलेट करिए। ये लिंक सेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग में शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट इस वीडियो को आप 1-2 बार या 3 बार देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फाइनल टेबल क्या है देखिए, ये 6 इटरेशंस में ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 नोड्स थे हमारे पास, 5 नोड है तो 5 इटरेशन लगेंगे, 6 नोड्स है तो 6 इटरेशंस में देखिए पूरा टेबल और सारा पाथ डिटरमाइन हो गया। तो कौन सा पाथ लीस्ट कॉस्ट रहेगा, ए से यदि एफ तक आपको जाना है तो ए सोर्स है, एफ डेस्टिनेशन है, तो किस रास्ते से जाएंगे, पहले डी पे जाएंगे, फिर ई बी सी, ये रास्ता फॉलो करते हुए, तो ये हमारा लीस्ट कॉस्ट होगा। मतलब क्या निकला है, ए डी ई बी सी एफ, ये निकला है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, ए डी ई बी सी एंड एफ, ये हमारा रास्ता बना है, ठीक है। तो अब यहाँ यदि हम ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, ए से डी, पहले यहाँ जाइए, फिर डी से ई जाइए, ई से बी जाना है, उसके बाद ई से बी, तो ई से बी के लिए ये रहा। ए डी ई बी सी एफ, ठीक है, ए डी ई फिर बी, बी में भी रास्ता देखना पड़ेगा, ए डी ई बी किसके थ्रू जाना है,
सी, सी के थ्रू देखिए, क्योंकि सी लिस्ट कॉस्ट है। ठीक है, ADEBC, फिर ADE, ठीक है, तो B, फिर C एंड देन F। ठीक है, तो इसको एक बार जो है आप क्रॉस चेक करिएगा अच्छे से, ऐसे हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? हैवी ट्रैफिक इज क्रिएटेड इन लिंक स्टेट राउटिंग ड्यू टू फ्लडिंग। Flooding can cause an infinite looping. This problem can be solved by using time to leave field. इसमें क्योंकि फ्लडिंग हो रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि जो भी अपडेशन हो रहा है वो सबके साथ शेयर किया जा रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसको फ्लडिंग कहते हैं। तो फ्लडिंग की वजह से क्या है, इन्फानाइट लूपिंग हो जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम टू लीव फील्ड है। इसकी जो डिटेल है वो आगे के कुछ वीडियोस में हम देखेंगे। और ये भी जो ग्राफ है ये सिर्फ एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग का, इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी तो आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।